Hello students, today we will study carbon and its compounds part 4. This chapter I am teaching in series students. You can subscribe my channel. In this blog we will study structural isomers and chemical properties of carbon compounds. Chemical properties or chemical reactions. 4 chemical properties are given: combustion, oxidation, addition and substitution. We will study them one by one. But first of all, we will study structural isomers. Structural isomers are those compounds having identical molecular formula but different structural formula. Those compounds having identical means same, having identical molecular formula but different structural formula. Those compounds having identical molecular formula but different structures. Let us take one example. First, butane. Isomers of butane. Formula of butane is C4H10. ब्यूट का मतलब स्टूडेंट्स 4 होता है, तो ये इसका फॉर्मूला है C4H10. देखिए एक कंपाउंड बनाते हैं हम CH3. See, this is straight chain compound. इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4. C4 हो गए. H कितने? 3 + 3 6 7 8 9 10. H10 है. तो ये आपका एक ब्यूटेन है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट चेन. इसका फॉर्मूला C4H10 है. लेट अस टेक अनदर कंपाउंड. ये देखिए एक कंपाउंड मैंने बनाया. इसमें कितने C हैं? 1 2 3 4. H कितने हैं? 3 + 3 6 7 8 9 10. ये भी आपका क्या है? C4H10 है. बट दिस इज वन ब्रांच कंपाउंड. ये स्ट्रेट चेन नहीं है स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये दोनों आइसोमर्स हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर अलग अलग है. ओके, इसको बोलते हैं, ये नॉर्मल आपका ब्यूटेन है. इसका नाम है आपका 2-methyl प्रोपेन. इसको आप लिख लीजिए नॉर्मल ब्यूटेन. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये IUPAC नेम है जिसको आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हम बता सकते हैं. इसमें देखिए हम कार्बन एटम्स को नंबर करते हैं. ये 1 कार्बन एटम है, ये 2 पोजीशन से जुड़ा है. ये CH3 का नाम होता है मिथाइल. 2-methyl. अब कितने कार्बन एटम बच गए? 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोपेन. 2-methyl प्रोपेन. इस तरह से हमें पोजीशन भी बतानी होती है स्टूडेंट्स कि ये मिथाइल किस कार्बन एटम से जुड़ा है. फर्स्ट रूल है कि आप एक लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चुनिए. ये देखिए ये लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन है. आप ऐसे भी चेन बना सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. 1 2 3. ऐसे भी 3 मिल रहा है. 1 2 अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी 3 मिलेगा. अगर आपका ये स्ट्रेट चेन है 1 2 3, फिर हम इन कार्बन एटम्स को नंबर करते हैं 1 2 3. हमें उस कार्बन एटम को कम नंबर देना है जिससे ये सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच जुड़ा है. जो पार्ट चेन का हिस्सा नहीं है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच. ये जिस कार्बन एटम से जुड़ा है इसको हम कम नंबर देते हैं. तो यहाँ तो आप कहीं से नंबर दीजिए 1 2 3, बोथ आर सेम. इधर से भी आप नंबर दे सकते हैं 1 2 3. 2-methyl प्रोपेन. तो ये देखिए ये है आपके आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. आप देख लीजिए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, जो कि आपका इंटेक्स्ट एक्सरसाइज में भी पूछा गया है कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन.
example, let us take second, isomers of pentane. पेंट मतलब 5 कार्बन एटम स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या है C5H12। ओके, तो एक कंपाउंड इसका इस तरह से बनेगा, ये देखिए स्ट्रेट चेन पेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, हाइड्रोजन 12, 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, ये मैं इस तरह से बना रही हूँ स्टूडेंट्स की जो साइड साइड में रहते हैं इनमें CH3 आता है, क्योंकि एक कार्बन 4 से जुड़ा होना चाहिए, अदरवाइज वो कंपाउंड गलत है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी, वो 4 से जुड़ सकता है। देखिए ये कार्बन है 3H से जुड़ा है और एक ये इस C से जुड़ा हुआ है 4। अब ये बीच का कार्बन एटम है वो इधर इस C से जुड़ा है, इस C से जुड़ा है 2 और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से सबकी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल आपका पेंटेन है स्टूडेंट, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। एक कंपाउंड हम देखते हैं पेंटेन के लिए, ये देखिए CH3, ये देखिए मैंने सेकंड पोजीशन पे एक CH3 लगाया है। इस कंपाउंड का सी गिनिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम, H 3 + 3 6 7 8 9 10 11 और ये एक 12। तो ये भी आपका क्या है स्टूडेंट C5H12 है। इसमें भी देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन लेना है, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम स्ट्रेट चेन। तो ये हमारा चेन है, हम कार्बन एटम को नंबर करेंगे 1 2 3 4। हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है क्योंकि ये ब्रांच जहां से जुड़ा है इस कार्बन एटम को हमें कम नंबर देना है। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल और कितने कार्बन एटम है स्टूडेंट्स 4, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। ये देखिए ये भी आपका क्या है C5H12 है। इसमें 3 आइसोमर्स पॉसिबल है स्टूडेंट्स, ये एक हो गया 2 हो गया। इस बार हम क्या करेंगे, इस CH को भी इस कार्बन एटम से जोड़ देंगे। ये देखिए मैं एक थर्ड कंपाउंड आपको बना के बता रही हूँ CH3, ये हो गया CH3 और इस तरफ भी हो जाएगा CH3। ये देखिए मैंने क्या किया, एक C को फिर यहाँ जोड़ दिया। हम गिनते हैं कार्बन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन गिनिए आप 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए यहाँ एक भी H नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि कार्बन इस C से जुड़ा है 1 2 3 4, उसकी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड है, हम H नहीं लगा सकते। ओके, तो इसका नाम है, ये पोजीशन होगा आपका 2 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 2 से 2 जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। इसका नाम इस तरह से लिखेंगे 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये देखिए है ना, इस तरह से देखिए डाइमिथाइल है, CH3 का नाम मिथाइल है, आप याद कर लीजिए। 2 मिथाइल है, कहाँ से जुड़ा है 2 से जुड़ा हुआ है, और फिर लास्ट में 3 कार्बन एटम के लिए मैंने प्रोपेन लिखा है। 2 नंबर के बीच में स्टूडेंट्स इस तरह से कॉमा आता है, एक नंबर और एक वर्ड के बीच में एक छोटा सा डैश आता है, इसको हाइफन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। एक और इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। तो हम देखेंगे कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने पॉसिबल है स्टूडेंट्स आइसोमर्स, जो है थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम ब्रोमोपेंटेन का। ब्रोमोपेंटेन मीन्स स्टूडेंट्स एक Br है आपका और पेंटेन मतलब 5 कार्बन एटम, तो C5H11, क्योंकि पेंटेन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स C5H12, तो एक H हटा के ही आप Br जोड़ सकते हैं। ये फॉर्मूला होगा ब्रोमोपेंटेन का।
तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल पूछा है, तो टोटल 8 आइसोमर्स आर पॉसिबल। आपको बिल्कुल ये याद रखना है 10th क्लास में 8 आइसोमर्स, क्योंकि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। देखिए ब्रोमो पेंटेन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आप ऐसे बना दीजिए CH3 ये देखिए पहला कंपाउंड, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन। इसका नाम है स्टूडेंट्स, ये इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे ब्रांच। ये हमारा कार्बन चेन है, नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5, तो 1 ब्रोमो पेंटेन इस तरह से, या इसी को कह सकते हैं सिंपली ब्रोमो पेंटेन। 1 पोजीशन आप बताएं तो भी करेक्ट है, नहीं बताएं तो भी करेक्ट है। ब्रोमो पेंटेन का मतलब ही होता है कि 1 पोजीशन से ब्रोमो जुड़ा है। ये 1 इधर भी हो सकता है स्टूडेंट्स, तो भी करेक्ट है, इधर भी आप ब्रोमो लगा सकते हैं, तो ये 1 कार्बन एटम हो जाएगा। सो दिस इज योर 1 ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड में व्हाट आई विल डू स्टूडेंट्स, कि मैं ब्रोमीन को इस कार्बन एटम से जोड़ दूंगी, दैट इज योर 2 ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट में मैं इससे जोड़ दूंगी 3 ब्रोमो पेंटेन। तो इस तरह से 3 कंपाउंड हो गए। एक मैं आपको बना के बताती हूँ, ये देखिए CH3 1 2 3 4, ये देखिए मैंने क्या किया है, इस 2 को मैंने 3 बना दिया, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ सिर्फ CH रखा है और इसकी जगह पे एक ब्रोमो जोड़ दिए। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स, 3 + 3 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन एंड 1 ब्रोमीन। इसका नाम होगा स्टूडेंट्स, देखिए 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन एटम। नेक्स्ट में मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, ब्रोमीन को यहाँ पे जोड़ दूंगी, तो 3 ब्रोमो पेंटेन हो गए, 3 कंपाउंड ये हो गए आपके। फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रोमो को यही रहने दीजिए 1 पोजीशन पे, एक CH को इससे जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए मैं आपको कर CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br। देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, एक CH2 को मैंने 3rd पोजीशन में जोड़ दिया है, बाकी एज इट इज है। तो इसका नाम कैसे होगा, हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए 4 कार्बन एटम है, ब्यूटेन। तो इस तरह से आप CH3 और Br की पोजीशंस इधर उधर करेंगे तो आपको 8 आइसोमर्स मिलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, इस Br को भी 2nd पोजीशन से जोड़ देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है 8 आइसोमर्स जो है पॉसिबल है स्टूडेंट्स आपके ब्रोमो पेंटेन के। और ये आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now next topic we will study chemical reactions of carbon compounds, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे combustion। स्टूडेंट्स हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स कंबशन। कंबशन मतलब जलाना। कंबशन मतलब जलाना, बर्निंग। ऑल chemical properties
ये देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंबशन। कंबशन मीन्स जलाना, बर्निंग। कंबशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स बर्निंग। बर्निंग तब तक नहीं हो सकती जब तक किसी चीज को ऑक्सीजन ना मिले। तो एक्चुअली हम कंबशन रिएक्शन शो करने के लिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन ही शो करते हैं। ऑल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन and many carbon compounds, they easily burn in oxygen and form carbon dioxide and gives heat and light. सब जो है कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स इजीली बर्न होते हैं स्टूडेंट्स, एंड दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 gives CO2। ये देखिए कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हीट और लाइट देता है, हीट एंड लाइट। All allotropes of carbon and carbon compounds, they burn in oxygen and give carbon dioxide and produces heat and light। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। देखिए ये हो गया, एक कार्बन कंपाउंड ले लेते हैं मीथेन। व्हेन इट इज बर्न्ड क्या फॉर्म करता है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। इसको बैलेंस आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए इस तरह से हम एक और कंपाउंड ले लेते हैं, दैट इज योर इथेनॉल। व्हेन इट इज बर्न्ड इट गिव्स, ये भी वही देता है, प्लस हीट एंड लाइट। ये देखिए इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3, 2 और ये हो जाएगा आपका 3। बैलेंस करेंगे CH3 CH2OH। देखिए यहाँ पे 2 C है, ये एक इथेनॉल है मीन्स कार्बन कंपाउंड, इसमें कार्बन है। व्हेन इट इज बर्न इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। ये देखिए स्टूडेंट्स, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सेचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो जनरली आपके बर्न्ड होते हैं क्लीन ब्लू फ्लेम से एंड विदाउट एनी ब्लैक स्मोक। ये बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो सेचुरेटेड हाइड्रो कार्बन होते हैं वो बर्न होते हैं क्लीन ब्लू फ्लेम से, और जब फ्लेम क्लीन ब्लू फ्लेम होती है स्टूडेंट्स तो स्मोक नहीं निकलता है। दे डू नॉट गिव सूट। बुक में बहुत जगह सूट वर्ड लिखा रहता है स्टूडेंट्स, SOOT। इसका मतलब ये होता है अनबर्न्ड कार्बन। जो कार्बन जो है आपका बर्न नहीं हुआ है तो वो ब्लैक स्मोक देगा। उसके ऊपर अगर आप मेटल प्लेट रख दोगे तो वो जो है ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक डिपोजिशन, उसको सूट बोलते हैं। और क्लीन ब्लू फ्लेम सबसे अच्छा होता है। और जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ये सेचुरेटेड है, जो अनसेचुरेटेड होंगे स्टूडेंट्स, दे बर्न विद येलो फ्लेम एंड ब्लैक स्मोक, विथ ब्लैक स्मोक और सूट। आप सूट भी लिख सकते हैं SOOT। इस तरह से बिल्कुल लर्न कर लीजिए। जो सेचुरेटेड होते हैं वो क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं वो येलो फ्लेम विद ब्लैक स्मोक जो है बर्न होते हैं। लेकिन ये भी जो है क्लीन ब्लू फ्लेम देंगे स्टूडेंट्स व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए। विद लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई आपका जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो भी ठीक से बर्न नहीं होगा, तो वो भी येलो फ्लेम सूटी फ्लेम देगा। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है होना चाहिए फॉर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो। आपको बिग बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया होगा स्टूडेंट्स कि इफ यू विल बर्न नेप्थलीन, कैम्फर एंड अल्कोहल तो किस टाइप का फ्लेम मिलेगा, कौन से कलर का फ्लेम मिलेगा। एंड इफ यू विल कीप एनी मेटल प्लेट अबव इट, उस धुएं के ऊपर अगर आप मेटल प्लेट रख दोगे फ्लेम के ऊपर तो आपको क्या मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, घर में जो कैरोसिन का जो आपके पास स्टोव होता है या कोई गैस से चलने वाला स्टोव होता है, उसमें ऑक्सीजन के लिए इनलेट्स बने होते हैं, होल्स बना होता है। अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होगा तभी आपको क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगा।
अगर कुछ होल्स ब्लॉक हो गए हैं तो फ्लेम जो है येलो हो जाएगा, आप जो बर्तन उसके ऊपर रखेंगे वो ब्लैक हो जाएगा। ओके तो गैस स्टोव और केरोसिन स्टोव दे ऑल हैव इनलेट्स फॉर ऑक्सीजन। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कैम्फर के बारे में। कैम्फर, नैप्थेलीन एंड एल्कोहल। ये देखिए नैप्थेलीन, कैम्फर और थर्ड है आपका एल्कोहल। इसमें स्टूडेंट्स जब नैप्थेलीन और कैम्फर जो है ये बर्न होगा तो ये बर्न होंगे येलो सूटी फ्लेम के साथ। ये दोनों में आपको येलो फ्लेम मिलेगी, येलो फ्लेम विद ब्लैक स्मोक। ओके येलो फ्लेम विद ब्लैक स्मोक। लेकिन अल्कोहल जो है ये जब जलेंगे तो इनमें आपको मिलेगा क्लीन ब्लू फ्लेम, क्लीन ब्लू फ्लेम। इस तरह से, क्योंकि जो अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स वो बहुत ही सिंपल होता है। और ये जो है नैप्थेलीन और कैम्फर, नैप्थेलीन तो एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड भी है, इनके स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनमें डबल रिंग भी होता है, तो पूरे कंपाउंड के लिए अच्छे से ऑक्सीजन नहीं हो पाता है। देयर इज नॉट सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द कंपाउंड। कार्बन रिच कंपाउंड, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन होते हैं और इनका स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होता है, इसकी वजह से ये ठीक से बर्न नहीं हो पाते स्टूडेंट्स। दैट्स वाई येलो फ्लेम विथ सूटी फ्लेम, और इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, क्लीन ब्लू फ्लेम। पूरे स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट में एक बंसन बर्नर के बारे में दिया हुआ है, बंसन बर्नर, बंसन बर्नर। ये जो है लैब में होते हैं स्टूडेंट्स, तो इनमें भी बर्नर होते हैं। लैब में भी आपको बिल्कुल जो है आग की जरूरत पड़ती है फॉर बर्निंग, फॉर हीटिंग। तो बंसन बर्नर इस तरह से स्टैंड की तरह होता है, ये स्टैंड, यहाँ फ्लेम होता है, इसमें भी यहाँ पे इनलेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, होल्स होते हैं फॉर द ऑक्सीजन सप्लाई, अदरवाइज बंसन बर्नर नहीं जलेगा। तो इट इज, अगर उन होल्स को आप बंद कर देंगे तो आपको फ्लेम का कलर अलग मिलेगा, और इफ ऑल होल्स आर ओपन क्लीन ब्लू फ्लेम यू विल गेट। ये हो गया स्टूडेंट्स। अगर बुक में एक और चीज दी हुई है कि इफ यू विल बर्निंग कोल एंड पेट्रोलियम, अगर कोल और पेट्रोलियम बर्न होते हैं तो कोल और पेट्रोलियम में नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। व्हेन दे विल बर्न दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जो कि मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं आपके एयर के। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम को जलाने से स्टूडेंट्स इफ यू विल बर्न देम, इनमें होता है नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो फॉर्म होता है बर्निंग से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जो कि मेन पॉल्यूटेंट्स है आपके एयर के। ये फॉर्म करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये सारी चीजें बुक में दी हुई है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि कोल पेट्रोलियम कौन से पॉल्यूटेंट्स कॉज करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। हो सकता है कुछ और एलिमेंट आपको दे दे, तो वो नहीं होगा आंसर, आपको टिक करना है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर में। अब कंबशन टॉपिक में आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि व्हेन कोल एंड वुड आर बर्न्ड, जब कोयला और लकड़ी बर्न होते हैं तो सिर्फ शुरू में ही आपको फ्लेम दिखेगी, उसके बाद सिर्फ आग जलती है। इन द बिगिनिंग ओनली यू विल सी फ्लेम एंड आफ्टर समटाइम्स दे जस्ट ग्लो विथ रेड कलर। इसका ये रीजन है स्टूडेंट्स कि ओनली गैसेस बर्न विथ फ्लेम। कोल और लकड़ी तो सॉलिड है, सिर्फ गैसेस ही फ्लेम के साथ बर्न होती हैं। शुरू में इनमें जो गैसेस होगी थोड़ी बहुत वो फ्लेम के साथ बर्न हो जाएगी, वेपराइज होगी और बर्न हो जाएगी। आफ्टर दैट यू विल सी ओनली ग्लो रेड कलर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स की ओनली गैसेस बर्न विथ फ्लेम। कोल
और वुड तो सॉलिड है। आपको पता है घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, जो सब घरों में यूज होता है, उसमें गैस होता है, इसलिए वो फ्लेम के साथ जलता है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। कंबशन में ही पूछा गया है कि कोल और पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होते हैं। हाउ कोल एंड फॉर पेट्रोलियम दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ये कैसे फॉर्म होते हैं। तो ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट्स। Let us see how coal is formed. Students, when small plants, herbs, trees, leaves of plants, they buried under the earth. Okay, इस तरह से जो जमीन पे लीव्स गिर जाते हैं, ये स्टेम हो गया, ये लीव्स हो गए, इस तरह से ये जमीन में दबते जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, इनके ऊपर में लेयर बनती जाती है। तो इन मिलियंस ऑफ ईयर्स दे ओनली डिकेड एंड फॉर्म कोल। इन्हीं से जो है कोल बना हुआ है स्टूडेंट्स। ये जो जमीन में धरती पे दबते जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। इनके लिए वर्ड यूज हुआ है बायोमास, क्योंकि बायो का मतलब लाइफ होता है और ये लीव्स, प्लांट्स, ये सब लिविंग ओरिजिन के हैं। मास मतलब जो आपका मटेरियल है, वही बायोमास इन्हीं के लिए यूज हुआ है। और जब यही चीज सी में होती है स्टूडेंट्स, की सी में जो स्मॉल प्लांट्स, लीव्स जो होते हैं, और वहाँ पे हम एनिमल्स भी लेंगे जो सी एनिमल्स होते हैं, व्हेन दे गेट डेड, वो जब डेड हो जाते हैं, सी में डेड हो जाते हैं, तो वो नीचे जो है जमीन में इस तरह से, और छोटे छोटे जो है एनिमल्स भी, एनिमल्स, प्लांट्स, लीव्स, ये सब जो है, तो ये जब डेड हो जाते हैं इस तरह से नीचे बैठते जाते हैं। एंड बैक्टीरिया अटैक ऑन देम, जो भी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वहाँ पे अटैक करते हैं स्टूडेंट्स, और वो जो है वो डिके हो जाते हैं एंड दे फॉर्म ऑयल एंड गैसेस। तो यहीं से हमें क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब बनता है। ये पेट्रोलियम इस तरह से फॉर्म होता है स्टूडेंट, सी में। एंड व्हेन बैक्टीरिया अटैक ऑन देम, तो यहाँ से जो है ऑयल और गैस बनता है, और ये जो है आपका स्टोर होते जाता है पोरस पार्ट्स ऑफ रॉक्स में। जैसे आपका स्पंज के अंदर अगर वाटर आ जाए, उसी तरह से पोरस पार्ट्स ऑफ रॉक्स में होता है, और वहां से हम क्रूड ऑयल निकालते हैं स्टूडेंट्स। क्रूड ऑयल यानी जब ऑयल निकलता है तो बहुत गंदा होता है, उससे डिस्टिलेशन से जो है हमें अलग अलग मिलता है, डीजल, पेट्रोलियम, बहुत सी चीजें मिलती है, कैरोसिन। तो ये इस तरह से फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। फॉर्मेशन आपको दिया है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए। अब हम सेकेंड जो है आपका सेकेंड केमिकल रिएक्शन लेंगे, दैट इज योर ऑक्सीडेशन। Second, oxidation. Second chemical property or chemical reaction of carbon compound we are taking is oxidation. By name you can understand students, oxidation means addition of oxygen. तो अभी अभी आपने जो कंबशन रिएक्शन पढ़ा, बर्निंग, उसमें भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीडेशन का, बर्निंग। But some other examples also we are taking of addition of oxygen, like when alcohol, ये देखिए मैंने एक अल्कोहल लिया है, OH अल्कोहल है, 2 C है, मीन्स ये क्या है आपका इथेनॉल। इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय alkaline ये देखिए ये इथेनॉल है स्टूडेंट्स, इसमें आप डालेंगे एल्केलाइन KMnO4। KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हम लेंगे किसी अल्कली के साथ, अल्कली मीन्स लाइक NaOH और KOH, और हीटिंग भी करेंगे, हीटिंग भी है साथ में। मैं आपको ये मेथड पूरा बताऊंगी। या तो आप लेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट।
इसको किसी एसिड में हम लेंगे, एसिड के साथ में, और इसमें भी हम हीटिंग करेंगे। ये दोनों में से कुछ एक आपको लेना है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए O है, तो इससे अल्कोहल को ऑक्सीजन मिलेगा एंड इट विल फॉर्म एसिड CH3COOH। इसका नाम है आपका एसिटिक एसिड, या 2C है इसलिए आप लिख सकते हैं इथेनोइक एसिड। ये देखिए यहाँ पे कितना O है स्टूडेंट्स, इथेनॉल में एक ही O है, इसने फॉर्म किया है इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2C है इसलिए मैं इथेनोइक एसिड बोल रही हूँ। यहाँ पे 2 O है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। So there are some compounds students which are capable of giving oxygen to carbon compounds. इनको हम बोलते हैं oxidizing agent, और उसमें ये strong oxidizing agent है। ओके, तो ये क्या रिएक्शन हुआ आपका, इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन बाय एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 फॉर्म एसिड। ओके, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स बुक में कि आपको इथेनॉल लेना है 3 ml। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं इस तरह से, इथेनॉल लेना है आपको 3 ml, फिर इसको ये देखिए ये 3 ml हो गया आपका C2H5OH इथेनॉल। फिर इसको हमको वाटर बाथ में हीट कराना है। वाटर बाथ मतलब इस तरह से पानी में रख के इसको हम हीटिंग करेंगे, इस तरह से हम हीटिंग करेंगे, वाटर बाथ करना है। 3 ml हमने ये लिया, इसको वाटर बाथ में पानी के अंदर रख के ऐसे हीटिंग करना है। फिर इसको आप ले लीजिए, जब आप गर्म हो जाए, ये देखिए हीट हो गया, फिर इसमें हम डालेंगे ड्रॉप वाइज आपका KMnO4। KMnO4 एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। जब आप ड्रॉप वाइज KMnO4 डालेंगे तो स्टार्टिंग में वो पर्पल कलर जो है वो डीकलराइज हो जाएगा, क्योंकि उसका यूज हो रहा है ऑक्सीडेशन में। फिर आफ्टर सम टाइम जब एसिड बन जाएगा, अब एक्सेस डालेंगे KMnO4 तो डीकलराइज होना बंद हो जाएगा, उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है कि टेक 3 ml ऑफ इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब, हीट इट ऑन अ वाटर बाथ, इसको वाटर बाथ बोलते हैं, एंड देन एड ड्रॉप वाइज एल्कलाइन KMnO4। इन द बिगिनिंग इट्स कलर, पर्पल कलर डीकलराइजेस, बट आफ्टर सम टाइम्स when it is added in excess, its color do not decolorize। क्योंकि in the beginning क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसका यूज हो रहा है ऑक्सीडेशन में, बट जब एक बार एसिड फॉर्म हो गया उसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो एज इट इज है, उसका कलर जो है डिकलराइज नहीं हो रहा है। तो मैंने ये आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन। आपको इनके बिल्कुल नाम, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको पूछा जा सकता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। Then we will take our third chemical reaction, that is your addition reaction. Third chemical reaction हम लेंगे स्टूडेंट्स, that is your addition reaction. Unsaturated hydrocarbons, they in that hydrogen is added in the presence of catalysts like palladium or nickel, and they form saturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स। अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ये देखिए इस तरह से, इससे ये जुड़ा हुआ है। R मीन्स एल्काइल और एराइल ग्रुप, मतलब यहाँ पे कुछ C जुड़ा होगा, CH3, जैसे CH3 मैंने आपको बताया मीथाइल, वो एक एल्काइल ग्रुप है, तो C वाले यहाँ पे जुड़े होंगे। तो ये देखिए क्योंकि ये 2 से जुड़ा हुआ है इसलिए डबल बॉन्ड 1 2 3 4, ये एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। when hydrogen is added to it in the presence of nickel or palladium or nickel as catalyst, they will form saturated hydrocarbon। ये अब क्या है, इस तरह से हो जाएगा R, क्योंकि अब इसमें ये हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड आपका सिंगल बन जाएगा। तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन हुआ स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ऐड हुआ।
यहाँ पे पैलेडियम और निकल जो है कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कैटलिस्ट का काम होता है विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ इट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट डिफरेंट रेट्स। ओके, ये दे इटसेल्फ डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ये खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकते हैं। जनरली हम कैटलिस्ट का डेफिनेशन ऐसे ही देते हैं विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट देयर आर सम कैटलिस्ट विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, उनको बोलते हैं इनहिबिटर्स, उनके लिए अलग नाम है इनहिबिटर्स जो डिक्रीज करते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट एडिशन, हाइड्रोजन आपका ऐड हो गया। इस पॉइंट में ये बताया गया स्टूडेंट्स कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और वो दे आर मोर गुड फॉर हेल्थ इन कंपैरिजन टू एनिमल फैट। एनिमल फैट्स में मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं इनमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओके, एंड दे आर गुड फॉर हेल्थ, इनको प्रेफर करना चाहिए। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेजिटेबल ऑयल में सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं कि अनसैचुरेटेड, दे आर गुड फॉर हेल्थ और नॉट। एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। और आपका जो एनिमल फैट होता है इसमें होता है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज हार्मफुल। बिल्कुल ये आप लिख लीजिए, बिल्कुल आपको नॉलेज होना चाहिए कि विच इज बेटर। ओके, तो इतना ही दिया हुआ स्टूडेंट्स एडिशन रिएक्शन में आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द लास्ट केमिकल रिएक्शन वी विल स्टडी इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Fourth chemical property we will take students is substitution reaction। Substitution मतलब भी कुछ ऐड करना, कहीं कुछ सब्सटीट्यूट होना, किसी की जगह ले लेना। तो जनरली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, दे आर अनरिएक्टिव, बहुत ही इनर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी रिएजेंट्स। कोई भी आ जाए वो रिएक्ट नहीं करते स्टूडेंट्स। बट हाइड्रोकार्बन्स लाइक सपोज वी आर टेकिंग मीथेन, व्हेन दे रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight when chlorine reacts with saturated hydrocarbon, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, it is forming CH3Cl plus HCl। इस तरह से बन गया CH3Cl, एक H की जगह Cl आ गया। तो ये सब्सटीट्यूशन हुआ कि क्लोरीन जो है इज सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन CH3Cl और अलग क्या हुआ HCl। तो इस तरह से ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स कि जनरली ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे आर इनर्ट, इनर्ट मींस दे आर नॉट रिएक्टिव। लेकिन यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन बताया है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए students। In my blog you will get this type of explanation also, notes also, proper notes, so you can subscribe my channel. Thank you.